वेलकम वंस अगेन टू मैंडिस सोशल साइंसेस एंड जैसा कि हमने आपके साथ बात की थी हम अपने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट लेकर आए हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था कि सीरीज़ ऑफ टेस्ट लेकर आएंगे फ्रॉम द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये दूसरा टेस्ट है उस सीरीज़ का और फिर से वही 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, 10 नंबर का ये टेस्ट है। एंड बहुत सिंपल साधारण सा फॉर्मेट है जैसा पिछली बार भी था। एंड टेस्ट करेंगे हम आपकी नॉलेज और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो वही वाले हैं जो पिछली बार थे, लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे फॉर योर बेनिफिट। तो ये हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हम बात कर रहे हैं। एंड देर आर 10 क्वेश्चंस इन द टेस्ट एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो 10 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, हर एक में 1 नंबर है एंड आपने खुद ही चेक करना है, दैट्स वाई सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट है। After every question, there will be a pause of 5 seconds. You have to answer within that 5 seconds. After that, correct answer will be revealed. तो 5 सेकंड का आपको आंसर देने का टाइम मिलेगा, उसमें ही आपने आंसर करना है, उसके बाद हम करेक्ट आंसर बता भी देंगे। एंड फिर से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ राइट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो दैट वी कम टू नो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे आ रहे हैं। एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज कैवोर? ऑप्शन 1 चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, ऑप्शन 2 रेवोल्यूशनरी ऑफ जर्मनी, ऑप्शन 3 अ कैथलिक मिशनरी, ऑप्शन 4 द चांसलर ऑफ जर्मनी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. And the correct answer is the Chief Minister of Italy. कवूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम नाम आता है मज़ीनी का। और 3 बंदे हैं बेसिकली जिनका यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। मज़ीनी है, कवूर है और गैरिबल्डी है। तो कवूर उनमें से एक है एंड ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ये रहा। Which of the following states led the unification of Germany? And the options are: first one, Sardinia Piedmont; option 2, Austria; option 3, Prussia; option 4, Spain. And your time starts now. Time up. And the correct answer is option 3, Prussia. सो वी फाइंड सर्दिनिया पिडमेंट जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है, लेकिन दैट इज़ इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन हमारा क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? Option 1, to undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War. Option 2, to plan the unification of Germany. Option 3, to restore the democracy in Europe. And option 4, to overthrow the Bourbon dynasty. And your time starts now. Time up. The correct answer is to undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War. That is the option 1. That is the correct answer. So हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? Option 1, Treaty of Versailles. Option 2, Treaty of Constantinople. Option 3, Treaty of Frankfurt. Option 4, Treaty of Vienna. And your time starts now. And time up. The correct answer is ऑप्शन 2, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1832 में। बहुत बड़ा झगड़ा चलता था मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच में। क्रिश्चियन वर्ल्ड या यूरोपियंस ये सब ग्रीस को या ग्रीक सिविलाइजेशन को अपना ओरिजिन मानते थे। और ऐसे ही माहौल में ओटमन अम्पायर, जो कि एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, ओटमन टर्क्स, उन लोगों ने ग्रीस पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो अल्टीमेटली बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद 1832 में ग्रीस को आज़ाद कर दिया गया।
बाय द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा। हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold? Option 1 Bismarck, option 2 Cavour, option 3 Mazzini, option 4 Metternich, and your time starts now. Time up. And the correct answer is Metternich, option 4 ड्यूक मेटरनिक। पहले जो नाम है बिस्मार्क वगैरह उसके बारे में आगे आना है तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है ड्यूक मेटरनिक। 6th क्वेश्चन, इन द फेमस पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू व्हाट डज सेंट्स, एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज? ऑप्शन 1 absolutist institution, option 2 equality among people, option 3 fraternity among nations, option 4 charter of rights, and your time starts now. Time up. And the correct answer is option 3 fraternity among nations. फ्रेडरिक सोर्यू की पेंटिंग में और भी बहुत कुछ है जो वो सिंबलाइज करती है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक है सेंट, एंजल एंड क्राइस्ट ऊपर स्काई से, तो आसमान से क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? तो बेसिकली वो है फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, या देशों में ब्रदरहुड या अंडरस्टैंडिंग या भाईचारे की भावना। क्वेश्चन 7 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है उस प्रोसेस में कौन सा इसमें से फैक्ट है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू? फर्स्ट वन, बिस्मार्क वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सेकेंड, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट एम्परर ऑफ जर्मनी। थर्ड, प्रूसिया लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फोर्थ, द न्यू जर्मन एम्परर वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1871। तो आपने इसमें से गलत ढूंढना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। द करेक्ट ऑप्शन इज, इट इज ऑप्शन सेकंड जो सही आंसर है। कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम फर्स्ट एम्परर ऑफ जर्मनी, ये गलत है, क्योंकि विक्टर इमैनुअल फर्स्ट एम्परर तो बने बट जर्मनी के नहीं, वो इटली के बने। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज बिटवीन ऑप्शन 1 इंग्लैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 2 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ऑप्शन 3 इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ऑप्शन 4 इंग्लैंड एंड वेल्स। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन तो बाद में बन गया इन सबको मिलाकर, तो इंग्लैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आयरलैंड के साथ 1801 में था, आयरलैंड को कैप्चर किया। तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से एक हो गए, और वो आज तक एक हैं। वो अलग बात है कि स्कॉटलैंड टूटकर बहुत सालों से अलग होना चाह रहा है, लेकिन उस वक्त ये एक हुए थे, लेकिन स्कॉटलैंड की मर्जी के खिलाफ इंग्लैंड ने उसको अपने साथ मिलाया था। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसके लिए ऑप्शन सेकंड है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। सो 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th वन, एंड इट इज हियर। Which of the following is not true about the conservative regime set up in 1815? Option 1, they were autocratic. Second, they did not tolerate criticism and dissent. Third, they promoted the ideas of liberty and freedom. Fourth, they imposed censorship laws. And your time starts now. Time up. And the correct answer is third one, they promoted the ideas of liberty and freedom. याद रखना, कंजर्वेटिव रेजिम जो 1815 में बनी थी, 1815 में वो बहुत ही नेगेटिव इमेज के साथ बनी थी, बहुत रूथलेस थी, बहुत डिक्टेटोरियल थी। तो जो प्रमोटेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी तीनों जो है वो है उसका असली फीचर। लेकिन क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 3 इज़ नॉट ट्रू।
लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. इट इज हियर. Mazurka and Polonaise were forms of what in Poland? Dash in Poland. ये क्या थे? एंड ऑप्शंस हैं फोक सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, फोक म्यूजिक या फोक डांसेस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. सो इसका करेक्ट है फोक डांसेस, ऑप्शन 4. जब पोलैंड को रशिया ने कैप्चर कर लिया था तो उस वक्त वी फाइंड कि कारोल कपिंस्की नाम के बंदे ने अपने पोलिश लोगों को अपने पोलिश कल्चर के साथ जोड़ के रखने के लिए ये डांस फॉर्म्स का हेल्प ली थी और इसको अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम में शामिल किया था ताकि वो लोग जुड़े रहें. सो विद दिस वी कंक्लूड योर टेस्ट एंड आई वुड सर्टनली लाइक इफ़ यू कैन पोस्ट योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स एंड जल्द ही अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ हम वापस आएंगे एंड आई होप ये टेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा. तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर लेना. एंड टिल द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑल द बेस्ट एंड गुड लक.